हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी डेरिवेशंस। अगर आपको इन डेरिवेशंस का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस ये जो स्लाइड्स पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको सारी डेरिवेशन, इसका भी आपको पीडीएफ का एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहां से समझने के बाद आप उसको डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्लास 12th का और मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आपने उस कंडक्टर के दोनों एंड्स में बैटरी नहीं लगाई है तो उस कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रूम की थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कभी इधर कभी इधर, कभी वो इधर जा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे होंगे। और आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही तो नहीं होते, एटम्स भी होते हैं। तो मान लो जैसे एक कंडक्टर है कॉपर का, तो उस कॉपर के जो एटम्स हैं उसमें से दो दो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो बाहर आ गए, लेकिन पीछे मोटा बड़ा आयन बच गया। अब इतने बड़े बड़े आयंस पड़े हैं और इन आयंस की भीड़ में इलेक्ट्रॉन्स को भागना है। तो क्या होता है कि जब हम बैटरी लगा भी देते हैं बिना बैटरी के तो वो रैंडमली थर्मल एनर्जी की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बैटरी लगा भी देते हैं, जैसे हमने एक कंडक्टर में बैटरी लगा दी, जैसे हमने इस कंडक्टर में बैटरी लगा दी, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री तो नहीं है मूव करने के लिए, है ना। तो वो क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज बड़े बड़े आयंस हैं कंडक्टर के अंदर, उनसे टकराते हुए भागेंगे। जैसे कि ये कंडक्टर है, ठीक है, तो यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा, वो पहले यहां पे आया, एक यहां पे आयन है उससे टकराया, फिर वो यहां गया, 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 फिर वो यहां गया। तो इतना टाइम बीत चुका है, लेकिन इतने टाइम में जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इतना ही हुआ है उसका, है ना। तो एक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये जो धीरे धीरे आगे बढ़ने की इसकी वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज नॉट स्पीड, है ना। स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इतने टाइम में इसने डिस्टेंस तो इतना ज्यादा कवर कर लिया, ये है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसी का ये डेरिवेशन है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, क्योंकि जब इसका डेरिवेशन आता है तो साथ में डेफिनेशन भी आती है। हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी। देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एवरेज है उसको हम ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मानते हैं एक कंडक्टर के लिए। सो इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रॉन और किधर रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच एन इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी ने क्या प्रोवाइड किया, एक तरफ की साइड पॉजिटिव कर दिया, दूसरी तरफ की साइड नेगेटिव कर दिया, तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसका जो एवरेज है उसको क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। तो क्या है इसका डेरिवेशन, मान लेते हैं जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज थी वो u1 u2 u3 अप टू un थी। देखो ये वीडियो जो है ये सिर्फ डेरिवेशंस के लिए, ताकि आपकी जल्दी से और बहुत अच्छे से सारी डेरिवेशंस इस चैप्टर की प्रिपेयर हो जाएं। बट एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और स्पेशली इस साल जो टारगेट कर रहे हैं बोर्ड उनके लिए उस सिलेबस के हिसाब से। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सारे चैप्टर्स की आपको डिटेल्ड प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी। तो जो टॉपिक भी आपका वीक है आप उस टॉपिक का वीडियो उठा के देख लो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इनकी जो वेलोसिटीज हैं इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज है वो u1 u2 u3 अप टू un है, और ऑब्वियसली इन सब का जो एवरेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बैटरी की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन भागता तो रहता है, बट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देखें तो उसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि उसको कोई एक तरफ खींचने वाली चीज ही नहीं है। टेम्परेचर जो है रूम का वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो प्रोवाइड कर सकता है, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होते हुए भी उन सब की
एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, ओके। जब बैटरी लगा दी जाती है, देखो ये लैंग्वेज पकड़ो, इस तरीके से ही आपको लिख के आना। ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ है तो आप उससे डाउनलोड करके बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करना। ठीक, व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, स्मॉल ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है स्मॉल ई, तो उसको कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई, क्या फोर्स लगेगी, ई। एक चार्ज क्यू को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फोर्स लगती है, क्यू इंटू ई, है ना। तो इसको क्या फोर्स लगेगी, ई इंटू ई। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स अपॉन मास, तो ई बाय एम। सो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट क्यों नहीं है, बिकॉज आप देख लो यहां पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। चार्ज सबका सेम होगा, मास सबका सेम होगा, सारे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो वो लगातार क्या करते हैं, आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वेलोसिटी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन इतने ही टाइम में गेन करेगा, क्योंकि फिर तो वो दोबारा कोलाइड कर जाएगा और फिर से उसकी वेलोसिटी 0 होगी, है ना। चलता है फिर गिर जाता है, चलता है फिर गिर जाता है, ऐसा हो रहा है कुछ बेचारे इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो अगर बैटरी लगाने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो v1 v2 v3 अप टू vn है, तो बाय डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज, v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ठीक, अच्छा v1 क्या होगा, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू u प्लस at। v1 क्या होगा, u1 प्लस a टाउ 1, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। v2 क्या होगा, u2 प्लस a टाउ 2। बोला ना, जो भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है u से v, वो इसी टाइम में एक्वायर कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम में, क्योंकि उसके बाद तो वो फिर टकरा जाएगा। तो v2 इज u2 प्लस a इंटू टाउ 2, v3 इज u3 प्लस a इंटू टाउ 3 अप टू vn इक्वल टू un प्लस a इंटू टाउ n। तो ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर दो, इसका एवरेज हम निकाल लेते हैं। vd हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाय n। इसमें से u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अलग करके n से डिवाइड कर दिया। बाकी जो टर्म्स बची हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सब से a कॉमन लिया, यहाँ पे टाउ 1 बचा, टाउ 2 बचा, अप टू टाउ n बचा, डिवाइडेड बाय n। ये आप जानते हो 0 है, तो इसकी जगह 0 लिख दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी पीछे निकाली, ई बाय एम, वो लिख दी, और ये सबके रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज है, तो इसको सिंगल टाउ लिख दिया, विच इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ है L, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लगा दी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो अगर इसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम होगा A इंटू L। अगर इसमें पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतनी वॉल्यूम में कितने हुए, ALN। वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है ना, मैं लिख के इसलिए लाता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे लिखना हमको एग्जाम। ALN, है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो इस कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, तो इन पे कितना चार्ज हुआ, ALNE, है ना, E से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, करंट क्या होता है, I Q बाय T, तो I हो गया Q अभी हमने ऊपर निकाला, ये ALNE बाय T, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अभी पीछे निकाला स्पीड, मतलब डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितनी डिस्प्लेसमेंट रही इलेक्ट्रॉन की, L, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी दैट इज टाइम। तो L से L कटेगा और VD घूम के ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल टू ANE VD, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट डेरिवेशन इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप जानते हो, 10th में भी आपने पढ़ा है कि ओम्स लॉ होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, जिसकी फॉर्म आती है V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR, R इज द रेजिस्टेंस। ठीक,
तो यहां पर I इक्वल टू ANEVD मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे इसके ऊपर, आप लिखोगे कि लेट जो पीछे वाले डेरिवेशन में लिखा है कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E and drift velocity VD. So the current passing through the conductor is I equal to ANEVD and as we know that VD is equal to this, है ना। हमको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है कि ये जो हम ले रहे हैं ये कहां से ले रहे हैं और जो सिंबल्स इसके अंदर आ रहे हैं उनका मीनिंग। तो उतना लिखने के बाद 2 लाइनें भी थ्योरी की दिख जाएगा, नहीं टीचर चेक करने वाले को आपके 2 लाइनें भी दिख गई थ्योरी की तो वो आपको पूरे नंबर दे देगा बिना थ्योरी पढ़े। लेकिन ऐसे लिख के आओगे, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिख के आओगे तो नंबर कट सकते हैं, तो थ्योरी जरूर लिख लेना, ठीक। तो एक तो हमें पता है I इक्वल टू ANEVD, अभी हमने पीछे निकाला। दूसरा हमें पता है VD होता है EE/m इंटू टाउ, ये भी हमने पीछे निकाला। तो अगर हम यहां पे VD की वैल्यू डाल दें उठा के तो ये I हो जाएगा ANEVD की वैल्यू ये डाल दी, E इंटू E हो जाएगा E स्क्वायर, तो ये पूरा हमारे पास आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, E की जगह हम V/L लिख लें। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि अगर यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, V डिवाइडेड बाय L, ठीक। तो E की जगह हमने V/L लिख दिया। अब हमको ये प्रूव करने के लिए और कुछ भी नहीं करना है, हमको V को एक साइड रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, ठीक। और ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, की करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor provided physical conditions are constant, है ना। ये पूरी स्टेटमेंट है, तो वो भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो V इधर रखो, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दिया, V इधर रख के बाकी सब उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हमको मिला। और अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, देखो ये पूरा कांस्टेंट होगा जब भी तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा, और अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो L और A कांस्टेंट होंगे। देखो प्रॉब्लम MNE की नहीं है, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट होंगे। प्रॉब्लम है कि ये पूरा तभी कांस्टेंट होगा अगर L, A और टाउ कांस्टेंट होंगे। तो L, A और टाउ किस पे डिपेंड करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे चेंज कर सकते हो, काट के तार को, है ना, कंडक्टर को काट के चेंज कर सकते हो, उसको हीट करके चेंज कर सकते हो, हीट करने से भी वो एक्सपेंड हो जाएगी। एरिया भी ऐसे ही खींच के, हीट करके या कंप्रेस करके चेंज कर सकते हो। और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना तेज तेज भागेंगे, तो कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगी, तो 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम घट जाएगा। तो L, A और टाउ डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे। सो इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन दिस होल इज कांस्टेंट एंड वी कैन से दैट V is proportional to I. So if physical conditions are constant, this is constant, therefore V proportional to I. और इसको V इक्वल टू आई आर से कंपेयर करेंगे तो R का फॉर्मूला हमको यहां पर मिल जाएगा। ये ओम्स लॉ का प्रूफ तो है ही है, साथ में ये रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है। आप जानते हो कि R होता है रो L बाय ए, है ना, तो रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो L बाय ए अलग कर लिया तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा L बाय ए अलग करने से M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक। दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अगला डेरिवेशन है माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट डेंसिटी क्या होती है, J, which is I by A, current passing through the conductor per unit area of cross section। I की वैल्यू रखी ANEVD डिवाइडेड बाय A से A कट गया, ये रहा NEVD, VD की वैल्यू रखी EE/m इंटू टाउ, E को बाहर ले गए, E स्क्वायर कर दिया, टाउ को अंदर ले, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा तो NE स्क्वायर टाउ बाय M, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा। आप देखो रेजिस्टिविटी क्या आई थी, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये क्या है एन ई स्क्वायर टाउ बाय M, मतलब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है,
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यानी कि ये पूरा सेल है, और यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, ठीक। तो जब इस सर्किट में से करंट आएगा I, है ना, और वो पूरा यहां से पास होगा, तो आप सोचो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और वो पोटेंशियल होगा I इंटू आर। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I इंटू आर। तो एक्सटर्नल वाले के पास कितना बचेगा, ये कहेगा भैया E में से इतना तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, तुम्हारे लिए कितना बचा, तुम्हारे लिए बचा E माइनस आई आर, है ना। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बचता है एक्सटर्नल सर्किट को देने के लिए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज E माइनस आई आर, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम EMF को? तो हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट, दैट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब ये सर्किट ओपन होगा, स्विच ऑफ होगा, तब इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसकी EMF होगी, क्योंकि जब स्विच ही ऑफ होगा तो I जीरो होगा तो V और E बराबर होंगे। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होगा यहां पे कुछ ड्रॉप होने लगेगा और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल घट जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये इनके बीच का रिलेशन होता है, ठीक। यहां से आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। उसी इक्वेशन को V इक्वल टू E माइनस आई आर को थोड़ा सा रीअरेंज करके अपन ने लिखा V इक्वल टू E माइनस आई आर को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, आई आर इधर चला गया, V इधर आ गया, तो आई आर हो गया E माइनस वी, आर हो गया E माइनस वी बाय आई। और इस पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। ये वाला V और ये वाला V सेम है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो जो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां से I की वैल्यू आएगी V बाय आर। I की वैल्यू आ गई, I की जगह हमने रख दिया V बाय आर, R ऊपर चला गया, V को दोनों से डिवाइड कर दिया। फाइनली तुम चाहो तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, E बाई वी हो जाएगा, V बाई वी 1 हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। ये आ गया, अच्छा ठीक है। चार्जिंग के दौरान क्या होता है? चार्जिंग के दौरान हम सेल में जिस टाइम पे सेल यूज होता है, जब सेल यूज हो रहा होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। तब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है चार्जिंग के दौरान, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए थे वो सारे प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है चार्जेबल सेल्स में। तो जब सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सेल फिर से रेडी हो जाता है काम करने के लिए। इसलिए जब करंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो हम साइन बदल देते हैं करंट का, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर वाली इक्वेशन हमारी हो जाती है V इक्वल टू E प्लस आई आर, माइनस आई की जगह प्लस आई। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यहां पे हमने दो सेल्स को सीरीज में लगाया, ये रहा एक सेल हमारा, ये रहा दूसरा सेल, और इन दोनों सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1 R2 है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है और EMF E1 E2 है। ये दोनों सेल्स हमने लगा दिए सीरीज में, ठीक है। ये पूरा एक सेल रहा और ये पूरा दूसरा सेल रहा। सो अब सोचो, अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो यहां से लेकर इस सेल के अक्रॉस, यहां से लेकर यहां तक जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि V1, वो क्या होगा? वो होगा E1 माइनस आई R1। भाई आई तो दोनों में सेम रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। और ये जो V2 है, ये V2 है, ये क्या रहेगा? ये रहेगा E2 माइनस आई R2। अच्छा, तो टोटल V क्या होगा? टोटल V होगा V1 प्लस V2,
है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो v होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो v होगा वो v1 प्लस v2 होगा। तो v1 प्लस v2, v1 की जगह उसकी वैल्यू रख दी e1 माइनस आई r1, v2 की जगह उसकी वैल्यू रख दी e2 माइनस आई r2। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, e1 प्लस e2 एक साथ आ गया, माइनस i कॉमन आ गया, r1 प्लस r2 एक साथ आ गया। अब हम मान लें हम इक्विवेलेंट ईएमएफ ही तो निकालना चाहते हैं कि अगर इन दोनों की जगह सिर्फ एक सेल लगा होता तो उसका ईएमएफ क्या होता। मान लेते हैं उसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होता और उसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होता। आर इक्विवेलेंट तो अपने को पता है कि R1 प्लस R2 ही होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना। और यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता, V जो टोटल है। तो इस करंट तो इसमें भी I होता क्योंकि ये सेम ब्रांच है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बैठती वो बैठती E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, और हमारी जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे यानी कि इससे कंपेयर करें तो R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 है जो होना चाहिए था, तो E इक्विवेलेंट की जगह आया E1 प्लस E2, यानी कि जब दो सेल्स सीरीज में लग जाते हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाता है। और ये तो दो सेल्स का हुआ, अगर n सेल्स हैं तो सबका ऐड कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर सेल्स ऐसे लगें कि दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं या दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों ही केसेस में ईएमएफ विल बी E1 माइनस E2 नॉट प्लस। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों एक दूसरे की ईएमएफ को हेल्प नहीं करेंगे, काटेंगे। क्योंकि ये बोलता है मैं करंट इधर भेजूंगा, ये बोलता ना मैं तो इधर भेजूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे करंट को काटेंगे। तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 मिलेगा इन बोथ दिस केसेस। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यहां पर दो सेल्स आप देख रहे हो पैरेलल में लगे हैं, तो इस बार करंट सेम नहीं होगा। यहां से करंट I आया, मान लो यहां पे I1 चला गया, मान लो यहां पे I2 चला गया। ठीक है, यहां पे I1 चला गया, यहां पे I2 चला गया। अब V दोनों में सेम होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। तो ये जो I है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं कि I इज I1 प्लस I2। तो पहले वाले सेल के लिए अगर आप इक्वेशन लगाओगे, इस ऊपर वाले सेल के लिए, तो आप इक्वेशन लगाओगे V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, जिससे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो I1 की वैल्यू मिल जाएगी E1 माइनस V बाय R1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी E2 माइनस V बाय R2। तो वो वैल्यूज हमने यहां पे रख दी। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना इस फॉर्म में लाना है। R इक्विवेलेंट तो अपने को ऑलरेडी पता है क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो दो रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस अगर वो पैरेलल में लगे हो तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है, तो वो तो अपने को पता है कि क्या आना है। तो हम ये इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं और कंपेयर करके ई इक्विवेलेंट निकालते हैं। V को दोनों के नीचे लेकर गया मैं, इसके नीचे, इसके नीचे, इसको भी इसके नीचे, फिर V कॉमन लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 बचा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहां पे इसको उधर भेज दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 से ये ऊपर चला जाएगा ना, R1 R2 कट गया तो ये इसके नीचे आ गया और ये पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, R की जगह तो वही आ रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। सो ई इक्विवेलेंट इज दिस इज द इक्विवेलेंट EMF फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। ठीक, ये कंपेयर कर लिया ना इससे, तो ये मिल गया। अगर n सेल्स हो तो n सेल्स की इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला ये होता है, नहीं गलत है थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट भी आता है यहाँ पे, प्रिंटिंग में टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज दिस। ठीक है, और अगर सेल्स आइडेंटिकल हो तो E बाय R E बाय R E बाय R सबको n टाइम्स ऐड करोगे ना, तो इक्विवेलेंट EMF जो है
वो सेम आएगी। यहाँ पे दो पे करके देख लो, जैसे दोनों सेल्स आइडेंटिकल हैं तो आप लिखोगे ER प्लस ER अपॉन R प्लस R यानी 2R, तो ये ऊपर भी क्या आएगा 2ER और नीचे आएगा 2R, 2R से 2R कट के E ही बचेगा। एक सेल का EMF भी E है, जितने भी पैरेलल में लगाओगे उन सबका मिला के भी E ही आएगा। तो हम पैरेलल में सेल्स को लगाएं क्यों? हम सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा होता है। दो सेल्स का EMF भी E ही है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा ना कॉम्बिनेशन का जब पैरेलल में लगाओगे। तो फाइनल रिजल्ट्स याद करते जाना। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो शेप आप देख रहे हो सर्किट की, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता है, जिस रिजल्ट को हम काफी जगह यूज करते हैं। सबसे ज्यादा उसका यूज है किसी अननोन रेजिस्टर की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, क्या रिजल्ट है कि अगर P/Q इन दोनों रेजिस्टर्स की जो रेशियो है वो R/S के बराबर हो तो बीच वाली ब्रांच से करंट यानी IG जो यहां पे हमने दिखा रखा है वो नहीं जाता, तो हम बीच वाली ब्रांच को हटा देते हैं। और अगर हम बीच वाली ब्रांच को हटा दें तो हमें क्लियरली पता चलेगा ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, फिर उनका आपस में पैरेलल में होगा, तो हम फिर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्म में इस सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज यहां पे बिल्कुल नहीं पता लग रहा कौन से सीरीज में है कौन से पैरेलल में है। ठीक है, सो अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को यानी इसको डिराइव करने का ये आता है डेरिवेशन कि प्रूव करो कि अगर IG 0 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। राइट, हम इसको प्रूव करेंगे किरचॉफ रूल से। किरचॉफ रूल आपको नहीं आते हैं तो ये डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप किरचॉफ रूल्स वाला वीडियो मेरा देख सकते हो जाके। तो यहां से करंट आया I, वो इस जंक्शन में इधर से I1 चला गया, इधर I-I1 चला गया। करंट की डायरेक्शन में फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, मैंने बताया था। यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। अब दोनों लूप्स को हम लेकर किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, लूप ABDA बोला है पहले, तो यहां पे हम मार्क कर लेते हैं, ये होगा ABCD। तो लूप ABDA पे अगर किरचॉफ रूल लगाया तो सबसे पहले तो आएगा -I1P, क्योंकि हम घटते हुए पोटेंशियल में जा रहे हैं, -I1P। फिर आएगा -IgG, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं G है। यहां गैल्वेनोमीटर लगाना जरूरी है ताकि पता चलता रहे कि कब IG 0 है कब नहीं है, पता चलता रहेगा ना कि ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है या नहीं। तो -IG×G। फिर यहां पे आए, ऐसे जा रहे हैं हम इस लूप में ऐसे। ठीक है, फिर हम यहां पे आए तो नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ते हुए पोटेंशियल में, तो +I-I1 R। ये पहले वाले लूप की हमारी इक्वेशन बनेगी जो मैंने अभी बताया, I1P + IG×G -I R। मैंने इन दोनों को माइनस बोला था और इसको प्लस बोला था, तो अगर आप माइनस कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब IG को तो हमने 0 पुट करना है, हमने यही तो प्रूव करना है कि अगर IG 0 है तो वो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में IG को 0 पुट करें तो ये पूरी टर्म 0 हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद I1P माइनस ये, इस माइनस वाले को उधर ले गए तो ये हमको एक इक्वेशन मिली, इसको हमने ले लिया 1। अब अगर हम दूसरे वाले लूप में, इस वाले लूप में ऐसे चलते हुए किरचॉफ रूल लगाएं तो सबसे पहले हम लिखेंगे +I1, पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं तो -I1 - IG×Q। फिर यहां पे बढ़ते हुए पोटेंशियल में जा रहे हैं तो +I- I1 + IG×S। और फिर यहां पे बढ़ते हुए पोटेंशियल में जा रहे हैं तो IG×G। ठीक है, ये वाली इक्वेशन रही है, ये वाली इक्वेशन रही है। ठीक, पहले वाले को मैंने माइनस बोला था, बाकी दो को प्लस बोला था, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेके उधर भेज दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें भी IG को 0 रखा तो ये वाली टर्म हट गई, ये वाली टर्म हट गई, ये पूरी टर्म हट गई। सो वी आर लेफ्ट विद I1 × Q एंड
i माइनस आई वन इंटू एस, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ये थी I1P इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, और ये थी I1Q इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या थी वो पहली वाली इक्वेशन, I1P इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू क्यू, है ना। इसको और इसको डिवाइड किया तो I1 से I1 कटा, P बाई क्यू बचेगा, और I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कटा, Q बाई एस बचेगा। P बाई क्यू, ओ इधर R था, सॉरी ओप्स, ऐसे ठीक कर देता हूं मैं इसको, है ना। इधर R था, R इक्वेशन में यहां पे क्या था, R था, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पे क्या था, R था। तो अगर आपने इनको डिवाइड कर दिया तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस बचेगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस बचेगा। ठीक, समझ में आया। तो ये सारी डेरिवेशंस हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, उनमें भी काफी डेरिवेशंस थी, बट वो कट चुके हैं सिलेबस से। तो इनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।